बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाज़ मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके साथ दो अहम ख़बरें, आप इनको खुशखबरियाँ भी कह सकते हैं, शेयर करने वाला हूँ। और आखिर में आपको बड़े सादा अल्फाज में और आसान अंदाज में बजट का गोरख धंधा समझाने की कोशिश करूँगा। बड़ी अहम वीडियो है, इसको स्किप मत करें। आपके कीमती वक्त में से मुझे सिर्फ 8-9 मिनट दरकार होंगे, हो सकता है मेरी बात आपको समझ आ जाए। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को स्किप मत करें और एंड तक इसको लाजमी देखें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। दोस्तों, आज से चंद साल पहले पाकिस्तान में कोई शख्स ये तसव्वुर कर सकता था कि पाकिस्तान के सबसे बड़े हुक्मरान, ताकतवर हुक्मरान नवाज़ शरीफ और आसिफ अली जरदारी जेल में कैद होंगे। इन लोगों ने बारियां लगाई हुई थीं। 18वीं तरमीम के नाम पर इन लोगों ने कौम के साथ फ्रॉड किया, धोखा दिया। इन लोगों ने अंदाज़ा लगाया हुआ था कि किसी और ने क्या आना है हुकूमत में, लिहाजा एक बारी नून लीग की होगी, नून लीग इक़्तिदार में होगी तो अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी का होगा और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी वही होगा जो नून लीग के बड़े बड़े मंसूबों का ऑडिट करेगा। इसी तरह अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो अपोजिशन लीडर नून लीग का होगा जो पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का ऑडिट करेगा। जब इमरान खान इन लोगों के एहतसाब की बात करता था तो कहा जाता था, जी छोड़ो जी, इन लोगों का किसने हिसाब लेना है, किसने एहतसाब करना है, हर इदारे में इनके अपने लोग बैठे हुए हैं, अदालतें इनकी अपनी हैं। तो इमरान खान तो बेवकूफ़ है, लेकिन इमरान खान डटा रहा, कमिटेड रहा। पानामा केस आ गया, इमरान खान ने जलसे किए, जुलूस निकाले, बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने GIT तश्कील दे दी। ये दोस्तों इमरान खान ही था जिसकी बदौलत सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और GIT तश्कील दी, वरना इमरान खान अगर सियासत में ना होता तो कौन सा पानामा और कौन सी GIT, आज नवाज़ शरीफ भी आज़ाद फिर रहा होता और आसिफ अली जरदारी भी बाहर होता। GIT के बाद फिर एहतसाब अदालत में नवाज़ शरीफ का केस लगा और नवाज़ शरीफ को सज़ा हुई और नवाज़ शरीफ का मुकद्दर जेल ठहरी। इसी तरह आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ जाली बैंक अकाउंट्स का भी केस चला जो नवाज़ शरीफ के दौर का बनाया हुआ था, तो मौसूफ इस केस में जेल में गए। इस मौके पर कहा गया कि नवाज़ शरीफ और आसिफ अली जरदारी को जेल डालने में क्या फ़ायदा होता है, मुल्क को क्या हासिल होगा, मुल्क की इकॉनमी वेंटिलेटर पर है, लिहाजा इनसे लूटी हुई दौलत वापस ली जाए। सो आज की खुशखबरी ये है कि जाली बैंक अकाउंट्स केस में रिकवरी होना शुरू हो गई है। जाली बैंक अकाउंट्स केस के मुल्ज़मान में से एक मुल्ज़िम सैयद आसिफ महमूद ने 2 अरब रुपए से ज़ायद रकम वापस कर दी है। नैब से उसने प्ली बारगेन के तहत रकम वापस की है, बाकी रकम उसने इंस्टॉलमेंट्स में देने का वादा किया है। ये डेवलपमेंट एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के आर्डर जो उन्होंने किया 30 जुलाई यानी गुज़श्ता दिन 30 जुलाई 2019 के तहत अमल में लाई गई है। सो ये है नया पाकिस्तान। पाकिस्तान आज बदल रहा है, ताकतवर लोगों का एहतसाब शुरू है। जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा, उन लोगों का एहतसाब, कड़ा एहतसाब शुरू हो चुका है। और दूसरी अच्छी खबर जो है वो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के हवाले से, कि जिसकी इमरान खान बात करते रहते हैं। FBR के ज़राए के मुताबिक इस वक्त तक तकरीबन 21 लाख से ज़ायद लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर चुके हैं। 21 लाख से ज़ायद लोग, यानी उन्होंने अपनी आमदन के जो है गोशवारे वो दाखिल कर दिए हैं। पाकिस्तान की 70-72 साल तारीख़ में आज तक इतने लोगों ने टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं की जितनी इस दौर में हुई हैं। और अभी रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख़ नहीं आई जो कि 2 अगस्त 2019 है। पहले लोग इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने से कतराते थे, अब भी कुछ लोग कतराते हैं। मैं अपने इलाके के लोगों को ज़ाती तौर पर जानता हूँ जो करोड़ों रुपया सालाना कमाते हैं लेकिन 1 टका भी टैक्स अदा नहीं करते और ना ही रिटर्न फाइल करते हैं। इस तरह दोस्तों मुल्क नहीं चलते। कहते हैं कि नवाज़ शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दौर में भी तो मुल्क चल रहा था, उन्होंने तो टैक्स इकट्ठा करने पर इतना जोर नहीं दिया जितना इमरान खान दे रहा है। तो दोस्तों उन्होंने मुल्क चलाने के लिए कर्ज़ पर कर्ज़ लिया और सिर्फ 10 सालों में तकरीबन 24,000 अरब रुपया कर्जा लिया गया। तो इस तरह तो नहीं चलते मुल्क। मुल्क चलाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन। अब मैं आपके सामने साल 2019-20 के बजट के कुछ आदाद और शुमार रखना चाहूँगा और आखिर में आपसे एक सवाल करूँगा, कतई नज़र इससे कि आपका ताल्लुक़ किस जमात से है, मगर आप पाकिस्तानी तो हैं, सिर्फ पाकिस्तानी
होने के नाते से आपसे जवाब चाहूँगा और आप जवाब देंगे। पहला तो ये है कि मौजूदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की पेंशन, बिजली गैस की सब्सिडी वगैरह, सिविल मुलाजमीन की तनख्वाहें, दिफा और मुख्तलिफ ग्रांट्स के लिए जो रकम मुख्तस की गई है वो है 3,186 अरब रुपए। ये चीज़ें आप नोट करते जाएं। 3,186 अरब रुपए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन, बिजली गैस की सब्सिडी वगैरह इनके लिए रखी गई है। 3,186 अरब रुपए। ये चीज़ें आप नोट करें, आप इनको बजट से टैली भी कर सकते हैं और बाद में ये चीज़ें आपके काम भी आएंगी, ये फिगर्स आपके काम आ सकते हैं। इन अखराजात में आप चाहें भी तो किसी किस्म की यानी आप कटौती नहीं कर सकते, इसमें कमी नहीं ला सकते। दूसरी जो अहम चीज़ है वो साबका हुकूमतों के लिए के कर्ज़े हैं। कर्ज़ और सूद की मद में अदायगी के लिए इस बजट में 3,987 अरब रुपए रखे गए हैं। तकरीबन 4,000 अरब रुपया आप कह लें कि इस बजट में मुख्तस किए गए हैं। जो पिछली हुकूमतों ने कर्ज़ लिए, उस कर्ज़ की सूद और कर्ज़ की रकम की वापसी के लिए जो रकम इस बजट में मुख्तस की गई है वो है तकरीबन 4,000 अरब रुपया। 3,987 अरब रुपया मुख्तस किया गया है। इनमें भी कोई कमी आप नहीं कर सकते क्योंकि ये अदायगियाँ एक स्टेट टू स्टेट या स्टेट के एक इदारे के साथ जो है वो वाबस्ता है, मुंसलिक है। तीसरे नंबर पर आता है आपका पब्लिक सेक्टर के अखराजात, जिनमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स, हाईवेज़ वगैरह की मुरम्मत शामिल है। इसकी मद में तकरीबन 864 अरब रुपए रखे गए हैं। ये भी कम से कम अखराजात हैं, वरना आप जानते हैं कि बहुत बड़े मंसूबे होते हैं। जैसे सिर्फ एक दियामीर भाषा डैम को ले लें तो इसके लिए भी तकरीबन 1,500 अरब 1,500 अरब रुपया चाहिए। इसके अलावा कुछ इजाफ़ी अखराजात हैं जिनमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, यूरिया के जो इंपोर्ट करते हैं हम वो लाजमी अखराजात हैं, तो इसके लिए 86 अरब रुपया मुख्तस किया गया है। पाँचवें नंबर पर हंगामी हालात से निमटने के लिए तकरीबन 115 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि ज़लज़ला, सैलाब वगैरह और इस जैसी दूसरी हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल होते हैं। तो ये आप अगर इनको आपने नोट किया होगा और इन अखराजात को जो मैंने अभी बताए हैं इनको आप जमा करें तो ये बनता है 8,238 अरब रुपया। यानी आपको अपना मुल्क चलाने के लिए 8,238 अरब रुपए दरकार हैं। अब ये इनकम यानी ये अखराजात किस तरह पूरे होंगे, ये इसके लिए इनकम जनरेट कहाँ से होगी, कैसे जनरेट होगी, वो मैं आपके सामने फ़िक्र रखता हूँ। हर तरह के टैक्सों की मजमूई आमदन का जो तखमीना लगाया गया है इस बजट में वो है 4,452 अरब रुपए, और ये टैक्स कलेक्शन के ज़रिए मुमकिन है। और ये उस वक्त मुमकिन है होगा जब सनतकार, ताजिर, दुकानदार और दीगर लोग अपना सही टैक्स बर वक्त अदा करेंगे, वरना ये हदफ हासिल नहीं हो सकता। यानी टैक्सों की जो आमदन लगाई गई है, टैक्सों से जो आमदन मुतवक्के है इस बजट में वो है 4,452 अरब रुपए। ये भी आप नोट कर लें। फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ में से 1,370 अरब रुपए हासिल होंगे। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का रेवेन्यू जिसमें मुख्तलिफ़ जुर्माने होते हैं और दीगर चीज़ें, सर्विसेज फ़ीस, पासपोर्ट फ़ीस और दीगर शनाख्ती कार्ड, तो इस फ़ीसों की मद में और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू की मद में 895 अरब रुपए हासिल होने की तवक्को है। तो ये इनकम जो हमारी जनरेट होगी, इन सब को अगर मिलाया जाए तो ये बनता है 6,717 अरब रुपए। अखराजात आपके थे 8,238 अरब रुपए और आपकी इनकम है 6,717 अरब रुपए। अब इन 6,717 अरब रुपए में से 18वीं तरमीम और नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के तहत सूबों को इस रेवेन्यू में से तकरीबन 3,255 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। बाकी रकम जो वफाक के पास बचती है वो है 3,462 अरब रुपए। अब अखराजात आपके हैं 8,238 अरब रुपए और आमदन जो है वो है 3,462 अरब रुपए। अब फ़र्क जो बनता है वो है तकरीबन 4,776 अरब रुपए का लॉस है, फ़र्क है, गैप है। अब मुझे आप ईमानदारी से बताएं कि हुकूमत इस फ़र्क को कहाँ से पूरा करे।
ख़र्चे रोकती है, तनख्वाहें या पेंशन कम करती है, तो सिविल मुलाजमीन और आवाम सड़कों पर आ जाएंगे। ख़र्चा पूरा करने के लिए हुकूमत टैक्स की वसूली शुरू करती है, टैक्स की वसूली की कोशिश करती है, नए टैक्सेस लगाती है, तो ताजर सड़कों पर आ जाते हैं और हड़तालें शुरू कर देते हैं। मज़ीद कर्ज़ा लेने की कोशिश करती है, क्योंकि कर्ज़ भी एक ऑप्शन है अखराजात को पूरा करने के लिए। तो अपोजिशन और मीडिया वाले शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि देखो जी, हम अगर लेते थे तो हम पर एतराज़ करते थे कि हमने इतना कर्ज़ा ले लिया, 10 सालों में 24,000 अरब रुपया ले लिया। अब ख़ुद इमरान खान कर्ज़ा ले रहा है, जो कहता था कि ख़ुदकशी कर लूँगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊँगा। अब ये इमरान खान के लिए ख़ुदकुशी ही तो थी कि वो IMF के पास गया कर्ज़ लेने के लिए। सिर्फ नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी ख़ानदान लूटी हुई दौलत ही वापस कर दें तो किसी से हमें कर्ज़ा लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी मेरे ख़्याल में। अब हुकूमत चलाने का एक ही तरीका है, या तो आप कर्ज़ पे कर्ज़ लेते जाएं या आवाम और ख़ास अपनी आमदन के मुताबिक इनकम टैक्स अदा करें। फ़ैसला आपको करना है कि किस तरह मुल्क चलाना है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दीगर दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, फेसबुक पर, ट्विटर पर और व्हाट्सएप पर, ताकि वो लोग भी इन फिगर से, इन चीज़ों से आगाह हो सकें। अब तक अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।